वो गिरा और कलाबाजियां खाकर उठ खड़ा हुआ। कुछ इसी अंजाम से खान भी दो चार हुआ था, लेकिन वो उठा कारपोरल के बाद था। क्षमा करना महाराज जी, उसने कारपोरल के कुछ कहने से पहले ही उसके सामने हाथ बांध दिए। कोई बात नहीं, जल्दी में ऐसा हो ही जाता है। कारपोरल कोई शरीफ आदमी दिखाई दे रहा था। इसी दौरान बस निकल चुकी थी और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए होंकलों की तरह मुस्कुरा रहे थे। बहुत अफसोस हुआ, आपकी बस भी निकल गई। खान ने इजहार अफसोस किया। आपने भी तो जाना था, शायद इसी बस पर, कारपोरल ने जवाब दिया। अजी हमारा क्या महाराज, कारोबारी आदमी हैं, देर सवेर हो जाए तो कुछ बात नहीं। आप तो फौजी आदमी हैं, वक्त के पाबंद। हाँ भाई, लेकिन अब तो मैं छुट्टी करके घर जा रहा था। ओह, तब तो आइए एक कप चाय हो जाए। बस तो जरा देर से आएगी। कारपोरल पहले तो ना करता रहा, फिर मान गया। विजय ठाकुर नाम है मेरा, उसने चलते चलते कहा। अजय साहनी कहते हैं मुझे। कारपोरल ने अब उसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। दोनों एक दरमियाने दर्जे के होटल में बने केबिन में आ बैठे थे। खान ने उसके लिए खासी पुरतकल्लफ चाय का आर्डर दिया था। हम तो महाराज यारों के यार हैं, बस मोहब्बत के भूखे हैं। अपना कोई आगे पीछे खाने वाला तो है नहीं, जो कमाया वही यारों पर लुटा दिया। खान ने गुलाब जामुन जबरदस्ती उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। 4 दिन मैं भी रह आया हूँ फौज में, अपनी तो भाई जान जाती है पाबंदी से, फिर इतनी सी तनख्वाह में बात ही क्या बनती है। अब ये देख लो, छोटी सी हौजरी है मेरी और भगवान की कृपा से हजारों की आमदन हो रही है। इतना कहते हुए उसने जेब से 100 के नोटों की गड्डी निकाली और एक नोट अजय साहनी को दिखाकर अलग कर लिया। बाकी गड्डी दोबारा जेब में रखकर उसने बैरे को अपने पास बुलाया। कौन सा सिगरेट मंगवाऊं आपके लिए? कोई भी मंगवा लें, कारपोरल ने इंतजार से कहा। ओ महाशय जी, अपना बिल भी काट लें और एक डब्बी गोल्ड फ्लैग की लेते आना। उसने एक महंगे से सिगरेट का नाम लिया। कारपोरल की तो आंखें खुली की खुली रह गईं। ऐसा यार वाकई उसे सारी दुनिया ढूंढने से न मिलता। कहाँ रहते हैं आप? उसने होटल के बैरे के जाते ही खान से पूछा। जवाब में खान ने एक जोरदार लेकिन खोखला सा कहका लगाया और बोला, ये पूछिए मैं कहाँ नहीं रहता। अजी सारे भारत में रहता हूँ, लेकिन मेरा अपना कोई घर नहीं। बस स्टॉप पर पहुंचने तक वो अजय साहनी का दिल मुट्ठी में ले चुका था। वो शायद इतनी ज्यादा मेहनत इस पर न करता, लेकिन उसके बाजू पर कंधे के नजदीक लगे उस खास निशान ने जो इसके ट्रेड की अक्कासी कर रहा था, खान के लिए इसमें खास कशिश पैदा कर दी थी। उसने अजय को यही बताया था कि वो यहाँ कारोबारी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने ही आया है। इसी दौरान अचानक ही उसने बड़े ड्रामाई अंदाज में एक शराब खाने के करीब रुककर रम की एक बोतल खरीदी और शराब खाने के बाहर आकर अजय को पकड़ा दी। तुम दुनिया के वाहिद आदमी हो जिसने मेरे दुख को महसूस तो किया। ये अपने भाई की तरफ से तोहफा समझना। अगर मेरा कोई भाई होता तो उसका नाम भी यकीनन अजय ही होता। मेरा विजय जो है। कारपोरल अजय साहनी बेइख्तियार उससे बगलगीर हो गया। मुझे अपना भाई ही समझो और चलो मेरे साथ गाँव, लानत भेजो सराय पर, वहीं चल कर रहते हैं। सुबह मुझे वापस आना है, मेरे साथ ही आ जाना। खान पहले तो ना करता रहा, बिलाकर उसे अपने मुंह बोले और ताजा भाई अजय साहनी की हाँ में हाँ मिलाना पड़ी और थोड़ी ही देर बाद वो वाकई सराय पर लानत भेजकर उसके साथ बस में बैठा गाँव जा रहा था। बस में सवार होने से पहले उसने ताजा फलों के 2 टोकरे भर लिए थे। अजय तो इस पर मिटा जा रहा था। रम की खुशबू ही उसे पागल कर देने के लिए क्या कम थी। शहर से 20 मील दूर इसका घर था। अजय साहनी ने अपने माता पिता और पत्नी से बड़े फख्र से अपने नए भाई का परिचय करवाया था। वो लोग उसके हाथों में पकड़े फलों के टोकरे देखकर बड़े मुतासर हुए। रात को विजय ठाकुर ने तो खाना खा लिया, लेकिन अजय साहनी ने न खाया। वो तो ठाकुर को भी इशारे कुनाए से मना करता रहा, लेकिन ठाकुर को जिंदगी में बहुत देर बाद इस तरह घर में लोगों के साथ बैठकर खाना खाने का मौका मिला था। वो इस सुनहरी मौके को जाया नहीं करना चाहता था। शाम ढलते ही दोनों मकान की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में चले गए। बुरा मत मानना भैया जी, मैं तो समझ गया था, लेकिन मजबूरी है। मैं अभी कम अज कम 6 माह शराब पीना तो क्या सूंघ भी नहीं सकता। क्यों? अजय ने इजहार अफसोस किया। जवाब में अपनी जिस बीमारी का नाम विजय ठाकुर ने लिया था उसकी जरा सी समझ भी अजय साहनी को ना आई थी, लेकिन इस बीमारी का रौब जरूर पड़ गया था। शराब का पैग उसके लिए अजय ठाकुर ने ही तैयार किया और फिर तैयार करता चला गया। भाई साहब फौज में गुजारे तो 4 दिन हैं, लेकिन वो जिंदगी याद बहुत आती है। हाय कैसी शानदार जिंदगी थी। भाई द वे आप वहाँ क्या काम करते हैं? उसने कारपोरल को नशे में आते देखकर अपना काम शुरू कर दिया। कारपोरल अजय साहनी जिसका पहला पैग खत्म होने से पहले दूसरा उसके लिए उसका मुंह बोला भाई तैयार करके रख देता था, तरंग में आकर शुरू हुआ और उसने अपना सारा कच्चा चिट्ठा उसके सामने खोल कर रख दिया। दरमियान में कई बातें कंधे मुकर्रर के तौर पर भी विजय ठाकुर उससे पूछता जाता था और आध घंटे बाद ही वो इस सिरेडार के मुतल्लिक बहुत सारी बातें उगलवा चुका था, लेकिन बड़े नामानूस तरीके से, बिल्कुल यूं जैसे उसने अजय साहनी की बात सुनकर भी इस पर एहसान किया हो। इससे पहले कि अजय आउट हो जाए उसने बाकी बोतल वहां से हटा ली और रसोई से खुद जाकर उसके लिए खाने की थाली तैयार करके ले आया।
अजय तो खाना खाते ही बेसुध होकर सो रहा, लेकिन खान रात काफी देर तक जागता रहा। उसने इस दरमियान अपने जहन में अजय की तरफ से हासिल करदा तमाम मालूमात नक्श कर ली थी। उसे इन मकामात के चप्पे चप्पे का इल्म हो चुका था जहाँ ये मोबाइल रडार मौजूद रहता था, और अब दूसरा मरहला शुरू होने वाला था। अपनी आंखों से इस मोबाइल स्टेशन को देखकर उसकी जुज़वियात हिफ्ज़ करना और फिर इन्हें सफायत करतास पर मुंतकिल करके वहां तक पहुंचाना जहां इनकी जरूरत बहुत शदीद थी। सुबह उठकर सब ने इकट्ठे नाश्ता किया। अजय साहनी का सर खासा बोझल था। रात के नशे ने बड़ा असर दिखाया था। नहाने के बाद वो कदरे नॉर्मल हुआ। सुबह उठकर काफी देर गए तक वो विजय ठाकुर की मोहब्बत को सलाम अकीदत पेश करता रहा। विजय ने उसे बताया कि फौजी उसे बहुत अच्छे लगते हैं। उसने इसी ख्वाहिश का इजहार भी किया था कि अजय साहनी उसे जंगी हवाई जहाज दिखाए, और अजय ने रात शराब के नशे में कोई 10 मरतबा कसम खाई थी कि वो अपने इस नए भाई को बहरसूरत सब कुछ दिखाएगा। आज उसने शाम को ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। ये तो खान को इल्म हो ही गया था कि उसकी ड्यूटी उसी रडार पर है जिसकी खान को तलाश थी। नाश्ते के बाद काफी देर तक वो आपस में बातें करते रहे। दोपहर का खाना अंबाले में खाएंगे भाई जी, उसने अजय साहनी को तजवीज पेश की। क्यों नहीं। अजय साहनी तो जैसे इस दावत ही का मुंतजिर था। दोनों सूरज चढ़ने की थोड़ी देर बाद ही शहर की तरफ चल दिए। रवानगी से कबल खान ने अजय साहनी की बीवी और अपनी भाभी को 100 रुपए का नोट देना नहीं भूला था। उसने इस बात पर बड़ी शर्मिंदगी का इजहार किया था वो इन लोगों के लिए शहर से कुछ नहीं ला सका। अंबाला पहुंचते ही अजय साहनी उसे लेकर एक घटिया से सिनेमा हॉल में दाखिल हो गया। टिकट भी अजय ने खुद ही खरीदी थी। बाहर किसी अंग्रेजी फिल्म का बोर्ड लटक रहा था। खान के लिए इतला नहीं थी कि यहाँ हर रोज सिनेमाओं में 4 से 5 शो रोजाना फिल्म के चला करते थे। फिल्म का आगाज बंदे मातरम से हुआ। खान ये देखकर हैरान रह गया कि सिनेमा हॉल में बैठे तीसरे दर्जे के तमाशाई भी इसके एहतराम में फौरन खड़े हो गए थे। इससे पहले भी उसने देखा था कि इन लोगों में भारतीय होने का एहसास बहरहाल मौजूद है। तराना खत्म होते ही एक फाश फिल्म पर्दा स्क्रीन पर चलनी शुरू हो गई और खान को जल्द ही समझ आ गई कि अजय इसे यहाँ क्यों लाया था। बेचारा कारपोरल जिसे अपनी मामूली तनख्वाह पर इतना बड़ा कुंबा पालना पड़ता था, जिंदगी की तमाम सहूलतों से महरूम था। अपनी फ्रस्ट्रेशन को दबाने के लिए सिवाय इस घटिया तफरी के शायद और कुछ उसके पास नहीं था। दोपहर का खाना उसने अजय साहनी को एक शानदार होटल में खिलाया। यहाँ उसने बतौर खास इस बात का ख्याल रखा था कि अजय शराब बिल्कुल न मांगे। वो नहीं चाहता था कि ड्यूटी पर भी वो नशे की हालत में जाए। गो कि अजय ने दबी दबी जुबान से 1-2 मरतबा अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन खान ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। अजय शायद फिल्म देखने का ज्यादा ही शौकीन था या फिर लंबे अरसे की कसर आज ही निकालने पर तुला हुआ था, क्योंकि उसने खाने के खात्मे पर दूसरी फिल्म देखने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। खान भी यही चाहता था कि उसकी ड्यूटी जो शाम 7 बजे के बाद शुरू होने वाली थी तक उसे किसी न किसी काम में मसरूफ रखे। इस दफा फिर उसने फिल्म का इंतखाब खुद ही किया था। ये फिल्म नई थी और खान के लिए चौंका देने वाली थी। फिल्म 1965 की जंग के हवाले से बनाई गई थी और पाकिस्तान के खिलाफ खूब जहर उगला गया था। खान ने देखा फिल्म के दौरान कई मर्तबा सिनेमा हॉल में बैठे तमाशाइयों ने जय हिंद और क्रश पाकिस्तान के नारे लगाए। ये सर्द जंग का दौर था। भारत ने मशरकी पाकिस्तान में अलहदगी के फितने की बुनियाद तो तकसीम मुल्क फौरन बाद ही रख दी थी, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी हो चुकी थी कि हिंदू सरकार खुलकर इस फितने की पुष्पनाही कर रही थी। बैनुल-अक़वामी फॉर्म पर भारत नंगा होकर भी खुद को जहरीले प्रोपोगंडे के बलबूते पर बेगुनाह और मासूम साबित करने पर तुला हुआ था। सारा भारत एक जंगी जुनून में मुब्तला था। हर तरफ पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पाई जाती थी। फिल्म देखकर जब वो बाहर निकला तो उसका दिल खासा बोझल हो रहा था। उसने 2-3 रोज ही में इस कौम में हजार बुराइयों के बावजूद जो एक चीज देखी थी और जिसे वो इनकी मुश्तरक आदत कह सकता था, वो थी पाकिस्तान दुश्मनी। वो हिंदू जो अनपढ़ था, वो जो पढ़ा लिखा था और वो अभी पढ़ रहा था, ये सब इस बात पर तुले हुए थे कि पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। इनके सिनेमा हॉल, रेस्तुरानों, घरों और दफ्तरों के बाहर बड़े बड़े हरूफ में क्रश पाकिस्तान लिखा हुआ था। इसके बरक्स इसके अपने मुल्क में इक़्तिदार की सियासत का क्या घनौना खेल खेला जा रहा है, वो इससे आगे कुछ न सोच सका। सिनेमा हॉल से निकलकर वो दोनों अजय के दफ्तर की तरफ रवाना हो गए। अजय ने उसे कहा कि वहाँ किसी भी रिश्तेदार को आने की इजाजत नहीं, फिर भी वो अपने भैया को अपने किसी अफसर की मिन्नत समाजत करके सब कुछ दिखा देगा। लेकिन उसका भैया अपने प्यारे भाई अजय को किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहता था। यार समझते क्यों नहीं, इसमें भी देश की कोई भलाई होगी जो इधर किसी को जाने की इजाजत नहीं। बस तुम कल मुझे हवाई अड्डा ही दिखा देना, मुझे क्या पता ये रडार कमबख्त क्या भला है। अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी, अजय साहनी बोला।
दोनों एक बस में बैठकर अंबाले से कुछ फासले पर वाक़या एक गांव के नजदीक उतर गए। सर्दियों की वजह से अंधेरा गो के फैल चुका था, लेकिन खान को गांव से कुछ फासले पर बने एक ऊंचे टीले पर रेडार का एक एंटीना गुलाई में हरकत करता नजर आ ही गया था। अजय तो उसे थोड़ी दूर तक ले जाने पर मिसर था, लेकिन उसने अपनी जान छुड़ा ली। तुम जाओ, मैं वापस जाता हूँ, कल सराय में मिल लेना। अगर मुझे कोई अच्छा ऑर्डर मिल गया तो एतवार को छुट्टी के रोज तुम्हारे घर ही मुलाकात को आऊंगा। वक्त रुख दोनों भाई बड़ी गर्मजोशी से बगलगीर हुए थे। अजय साहनी यहाँ से पैदल ही चल दिया था, जबकि विजय ठाकुर ने वापसी का अपना अलहदा रास्ता नापा। दोनों एक दूसरे को मुड़ मुड़ कर देखते और मुस्कुराते रहे, फिर एक दूसरे की नजरों से ओझल हो गए। लेकिन नहीं, अजय की नजरों से विजय जरूर ओझल हो गया था। विजय ने अजय पर नजर रखी थी। इसे दूर जाते देखकर खान पेशाब के बहाने सड़क से कुछ फासले पर दरख्तों के सिलसिले में घुस गया। फिर उसने बड़ी तेजी से सड़क अबूर की और अब वो इसी रास्ते पर दबे कदमों अजय साहनी का ताक़ुब करता जा रहा था जिस रास्ते पर अजय गया था। उसकी तमाम ख्वाबीदा ताकतें जैसे एक एक करके जाग उठी थी। यहाँ से उसे अजय साहनी का सिर्फ एक हेवला सा नजर आ रहा था, जिसका ताक़ुब वो चीते की तरह दबे पांव कर रहा था। अब उसे खारदार तार भी नजर आने शुरू हो गए थे। अजय तो इन रास्तों से आशना था, इसलिए वो बड़े इत्मीनान से चलता चला जा रहा था, जबकि खान के लिए फिल वक्त ये राहें अजनबी थी। वो बड़े मोहतात अंदाज में फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। खेतों का सिलसिला अब खत्म हो गया था, झाड़ियों और सरकंडे शुरू हो गए थे, जो इस बात का वाज़ेह ऐलान कर रहे थे कि यहाँ से एयरफोर्स का इलाका शुरू हो चुका है। अब दोनों ऐसे चौराहे पर पहुंच चुके थे जहां से मुख्तलिफ इतराफ में रास्ते फूट रहे थे। अजय लापरवाही से एक रास्ते पर मुड़ गया। सामने से कुछ लोग ऊंची आवाज में बातें करते इधर आ रहे थे। अभी अंधेरा इतना ज्यादा नहीं फैला था कि वो खुद को महफूज तस्वुर कर लेता। खान वही सरकंडों की आगोश में दुबक कर बैठ गया। सामने से आने वाले शायद अजय से टकरा गए थे। ऊंची आवाजों में एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे। 2-3 मिनट तक वो बातें करते रहे। खान को अंदाजा हो चुका था कि ये लोग छुट्टी करके जाने वाली शिफ्ट के हैं। 7 बजने वाले थे और अजय साहनी को चार्ज लेना था, इसीलिए वो जल्दी से आगे बढ़ गया। खान इसी जगह दुबका रहा क्योंकि बहुत से लोग इसी रास्ते पर अब आने जाने लगे थे। करीबन आध घंटे बाद सुकून हुआ, फिर भी एहतियातन वो वहीं बैठा रहा। कुछ अरसा और सुनगन लेने के बाद उठकर खड़ा हो गया। दूर दूर तक फिजा में सिवाय अंधेरे के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इन लोगों ने इस रडार स्टेशन को इतनी खूबसूरती से कैमोफ्लेज किया हुआ था कि अभी तक यहाँ रडार स्टेशन के कोई असरात दिखाई नहीं दे रहे थे। वो बड़ी एहतियात से कदम धरता अंदाजे से एक तरफ चला जा रहा था जब अचानक ही उसका पांव तारों के एक गुच्छे में उलझ गया।